ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गुलियन-बेरी सिंड्रोम के विषय में, जीबी सिंड्रोम के विषय में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके अलावा इसका एग्जामिनेशन क्या है और इसका फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। तो दोस्तों, यदि जीबी सिंड्रोम की बात करें तो एक पॉलीन्यूरोपैथी, यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो ये एक्यूट डेवलप होने वाली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ये ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून दैट मीन्स कि इसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, इसमें अपनी ही इम्यून सिस्टम अपने पे ही अटैक कर देती है। तो यदि ओवरऑल हम बात करें कि जीबी सिंड्रोम में ये सडन ऑनसेट डेवलप होता है और कुछ लोगों में तो एक ही दिन में ये इसके पूरे सिम्टम्स आने लगते हैं और कुछ दिन लोगों में ये 2 से 4 हफ्ते का टाइम ले लेता है और ये ग्रेजुअली डेवलप होता है। और इसमें जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स है, इसमें तो प्रॉब्लम होता ही होता है, साथ में सेंसरी न्यूरोपैथी भी डेवलप होने लगती है, सेंसरी पे भी हमारा फर्क आने लगते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं जीबी सिंड्रोम की तो इसका मेन कारण क्या है, किस वजह से है, तो इसका कारण अभी भी अननोन है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि किसी न किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद ही इसमें सिम्टम्स आता है। जो कुछ रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है उसमें ये अवेलेबल है कि 2 से 4 हफ्ते के बाद, ऑलमोस्ट 4 हफ्ते के बाद, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के बाद, इन्फेक्शन के बाद इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हुए हैं। फिर भी इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं है। जीबी सिंड्रोम के पेशेंट में सिम्टम क्या आता है? तो सबसे पहले तो ये ऑनसेट बहुत तेजी से डेवलप होता है। कुछ लोगों में तो एक ही दिन में इसके सिम्टम आ जाते हैं 24 आवर्स में, और कुछ लोगों में इसमें 2 से 4 हफ्ते में सिम्टम अपने पीक पे आता है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक सिमेट्रिकल चीजें होती हैं कि यदि दोनों पैर से शुरू होता है और सिमेट्रिकली दोनों पैरों में वीकनेस आना शुरू हो जाता है और ग्रेजुअली वो हाथों तक आ जाता है। यदि मैं बोलूं तो जो हमारी माइलिन सीट है, जो हमारी नर्व के ऊपर एक माइलिनेटेड जो नर्व होती है, उसके ऊपर जो माइलिन सीट है, उस पे ऑटो इम्यून का जो अटैक होता है उसकी वजह से डीमाइलिनेटेड हो जाता है और हमारे सेंसेशंस जो ब्रेन से आ रहे हैं नर्व के थ्रू वो स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिम्टम पैरों से पहले डेवलप होता है और पैरों से हाथों तक आ जाता है। और यदि मैं बात करूं तो मसल का टोन बिल्कुल कम हो जाता है, चलने में लड़खड़ाहट महसूस होना, इवन देन पैर पे काम करना कम कर देता है या बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा यदि मैं बोलूं तो हाथों का पावर लॉस होना और एक रिफ्लेक्सिया बोलते हैं कि जब मसल्स के टोन को हम चेक करते हैं तो मसल में बहुत ही वीकनेस होने की वजह से टोन कम हो जाता है। और इसके अलावा पैरेस्थीसिया, अलग अलग तरह के एक टिंगलिंग सेंसेशन फील होना, पेन होना, न्यूरोपैथिक पेन होना। इसके अलावा जो हमारे आई में पिपुलरी डिस्टर्बेंस आ जाता है, आंखों को जब खोल के देखते हैं तो इसके इफेक्ट्स आने लगते हैं। इसके अलावा हमारी जो फेशियल मसल्स है, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होने की वजह से हमारे फेशियल मसल्स पे भी इसका असर आने लगता है, फेशियल मसल्स पे भी असर दिखने लगता है। इवन देन इसके सिम्टम्स इतने बढ़ने लगते हैं कि जो हमारे डायफ्राम है, इसकी जो हमारी सांस लेने वाली मांसपेशी है, वो भी वीक होने लगती है और कई बार तो पेशेंट को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के विषय में। इसके डायग्नोसिस के विषय में यदि हम बात करते हैं तो इसका कोई क्लियर डायग्नोसिस नहीं है। ये पेशेंट के सिम्टम बेस्ड ही डायग्नोसिस इसकी बनती है। यदि बात करें तो हम लोग लंबर पंक्चर स्पाइनल टैप बोलते हैं कि लंबर पंचर करके CSF फ्लूइड जो होता है उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं कि कहीं प्रोटीन बढ़ा तो नहीं है। इसके अलावा हम लोग कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, जिसमें कि हम लोग नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट करते हैं कि वो कम हो गया है या क्या उसकी वैल्यूज आ रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है जो नीडल के थ्रू मसल्स के कंडक्शन को हम चेक करते हैं कि इसका पावर कैसा है। बट एट द एंड ऑफ टाइम यदि मैं बात करूं तो कोई स्पेसिफिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है जीबी सिंड्रोम का, हम इसी के थ्रू इसके विषय में पता करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट के विषय में। यदि एक्यूट कंडीशन की बात करें तो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गई, इसके अलावा प्लाज्मा एक्सचेंज हो गया। कुछ ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि मेडिकल और नर्सिंग टीम करती है और इसके साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है।
जीबी सिंड्रोम के मैनेजमेंट में। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम जब बढ़ने लगती है तो हमारी रिस्पायरेटरी मसल जो डायफ्राम है उसको वीक होने की वजह से पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में फिजियोथेरेपिस्ट का एज ए चेस्ट फिजियोथेरेपी का रोल पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि एयरवे क्लियर होना, सिक्रेशन क्लियर होना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पैटर्न और इवन देन दिन भर में कम से कम 3 बार जॉइंट के मूवमेंट को मेंटेन करना, मसल की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करना, अच्छा पोस्चर मेंटेन करना, इवन देन पिलो का प्लेसमेंट करना और नया बेडसोर डेवलप ना हो। बेडसोर के प्रिवेंशन का भी काम फिजियोथेरेपिस्ट काफ़ी हद तक अच्छा मैनेज कराते हैं कि कैसे पोजीशनिंग बार बार चेंज करके, और कई सारे टेक्निक होती हैं। और दोस्तों जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है उसके बाद यदि मैं बात करूं तो फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन का ही मेन रोल है पेशेंट की रिकवरी में। यदि मैं रिकवरी की बात करूं तो 80% पेशेंट, ये बहुत ही अच्छी बात है कि 80% पेशेंट फुल्ली रिकवर हो जाते हैं। इवन देन उनको देख के आप बता नहीं सकते कि इनको कभी जीबी सिंड्रोम हुआ होगा। कुछ 15% पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनमें प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं हो पाती है, या ज़्यादा डैमेज है, या टाइम से फिजियोथेरेपी सेंटर तक वो नहीं पहुंच पाते हैं रिकवरी के लिए। उनमें 15% लोगों में ऐसा रहता है कि जिसमें थोड़ी सी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रहती है, बट दे आर सर्वाइव, हिज लाइफ इज़ वेरी गुड। एंड 5% ऐसे लोग हैं जो टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है और वो डेथ कॉज कर जाते हैं। बट दोस्तों यदि मैं बताऊं फिजियोथेरेपी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि आप इसमें फीडबैक भी देखेंगे, हम लोगों ने काफ़ी जीबी सिंड्रोम के पेशेंट को ठीक किया और हम लोगों के केसेस में मोस्ट प्रोबेबली सब में रिजल्ट आ जाता है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल के और वीडियोस को देख सकते हैं। और एक चीज़ और, यदि किसी भी तरह की क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, उसमें लिखें, क्वेश्चन पूछें, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।